नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा कोर्स एमपीपीएससी का मध्य प्रदेश का इतिहास इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस सेशन में हम शुरुआत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, जो कि दूसरा विषय है हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास इस पूरे यूनिट में। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं इस पर पहला पार्ट है ये, और बाकी पार्ट्स में और भी ज़्यादा मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। यह है लेक्चर नंबर 5। पूर्वांचल आईएएस सतत शिक्षा के लिए एक उद्यम है डॉक्टर रवि अग्रहरि सर और उनकी टीम का। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें या फिर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा पाठ्यक्रम जिस प्रकार से हमने देखा था, ये हमारी प्राथमिक परीक्षा जो एमपीपीएससी की है उसका पाठ्यक्रम है और इसमें पहला जो यूनिट है वो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य ये था। तो इसमें हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश इस पर चर्चा कर ली है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान किस प्रकार से था वो भी हमने देखा। आगे हम मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और मूर्ति कला इस पर चर्चा करेंगे, इस विषय पर चर्चा शुरू करेंगे हमारे इस सेशन में। तो देखते हैं कौन से उप विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और मध्य प्रदेश की प्रमुख मूर्तियां, मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थल, इस पर हम चर्चा करेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। और पिछले सेशन के जो अभ्यास प्रश्न हमने देखे थे उनका जवाब क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाओं में से है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण जरूरी जो है वो है बांस और बेंत शिल्प। तो ये जो है झाबुआ इलाके में और मंडला जो आदिवासी हैं इनके द्वारा किया जाता है और ये आदिवासी ज्यादातर बांस से संबंधित जो शिल्प हैं वो बनाते हैं, बांस से संबंधित चीजों को बनाते हैं। और ये जो है अपने बाजारों को जहाँ पर ये इस प्रकार के बांस की चीजें बेचते हैं उन्हें बसोड़ या बसौर उनका नाम जो है उन्होंने दे रखा है। तो इस प्रकार से बांस और बेंत से संबंधित जो चीजें हैं वो कहाँ पर बनती हैं? मध्य प्रदेश में। तो ये बनती हैं इन इलाकों में जहाँ पर झाबुआ और मंडला जो आदिवासी हैं वो निवास करते हैं। इसी प्रकार से धनुष और तीर बनाने से संबंधित कार्य भी किया जाता है। तो ये हम जानते हैं कि धनुष और तीर जो है बहुत ही पुराने जमाने से आदिवासी लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हालांकि हर एक इंसान के पूर्वज, सब इंसानों के पूर्वज जो थे उन्होंने इनका इस्तेमाल किया है और इससे वे अपने खाने पीने की चीजें, मछली वगैरह पकड़ना, जानवरों को मारना और अपना खाना जो है वो जुटाते थे। तो ये हम जानते हैं। तो वहां से ये चीज चली आ रही है और भील जनजाति जो है ये प्रमुख एक जो है आदिवासी एक संगठन है जो धनुष और तीर बनाने से संबंधित कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से कंघी कला, जो कि मध्य प्रदेश की कंघी कला जो है ये ज्यादातर बंजारा जो जनजाति है उनके द्वारा की जाती है। और कालीन जो है कला, तो कालीन बनाने का भी बहुत ही महत्वपूर्ण कला मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, जो कि मुगल काल से चला आ रहा है। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर इलाके में बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध जो है कालीन बनते हैं। और ग्वालियर इलाके के जो कालीन है वो बुनाई की कला में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो बुनाई की जाती है और ये ग्वालियर इलाके में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है कालीन बनाने से संबंधित कला। इसी प्रकार से छिपा शिल्प जो है ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कला है मध्य प्रदेश की, जहाँ पर
छीपा का मतलब है कपड़े पर डिजाइन जो बनाई जाती है, हाथ से छाप द्वारा ये किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा जो है जरूरी ये कला है, जहां पर कपड़े पर डिजाइनें बनाई जाती हैं, हाथ के छाप का इस्तेमाल करके ये किया जाता है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि छिपा कला के जो है पारंपरिक केंद्रों की अगर हम बात करें तो बाग और उज्जैन इलाकों में ये बनाया जाता है। और भेरू गढ़गढ़ उज्जैन जो है चीपक को जो कला है इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये ज्यादातर बाग और उज्जैन इलाकों में इस प्रकार की चीजें जो है बनाई जाती हैं। इसी प्रकार से गुड़िया बनाने की कला भी मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, जहां पर शिल्प जो गुड़िया है वो ज्यादातर ग्वालियर, भोपाल और झाबुआ इलाकों में आपको देखने को मिलेगा, जो वहां पर बनाते हैं। और भील जो जनजाति हैं उनके द्वारा भी बनाए जाते हैं, और भील गुड़िया जो है वो उसका केंद्र हम कह सकते हैं कि झाबुआ इलाके में स्थित है। तो इस प्रकार से गुड़िया बनाने की कला भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। और दरी जो बनाए जाते हैं और दरिया बनाने का भी बहुत ही महत्वपूर्ण कला मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। और सिरोंज इलाके में आपको ये दरिया बनाने वाले जो हैं मिलेंगे, और वहां पर ये बनाया जाता है। और ज्यादातर झाबुआ और जबलपुर और शहडोल इलाकों में दरी बनाई जाती है, और जिस प्रकार से ये बनाई जाती है काफी ज्यादा अलग तरह का जो है ये बनता है। और यहाँ पर पुर्जा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा ज्यादातर तैयारियां जो है इससे संबंधित की जाती हैं। तो दरिया बनाने का काम सिरोंज, झाबुआ, जबलपुर और शहडोल इलाकों में आपको सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से लौह शिल्प जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर गोंड, मुरिया, भत्रा और ध्रुव जो आदिवासी हैं इनके द्वारा लोहा से संबंधित जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं वो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और इन इलाकों में वो ज्यादा प्रसिद्ध है गोंड, मुरिया, भत्रा और ध्रुव। तो यहाँ पर मूर्ति, झूले, त्रिशूल वगैरह बनाने का पूरा जो है परंपरा है। इसी प्रकार से लाख से संबंधित लाख का इस्तेमाल करके जो शिल्प और कलाकृतियां बनाई जाती हैं वो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और महेश्वर इलाकों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वहां के पारंपरिक जो मध्य प्रदेश का पारंपरिक केंद्र इन इलाकों में लाख का इस्तेमाल करके जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं वो वहां पर मिलती हैं। तो धातु से बनाई जाती हैं जो कलाकृतियां वो भी काफी ज्यादा जो प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश खनिजों से समृद्ध है, तो काफी सारे खनिज मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे आपको। तो इस वजह से धातु शिल्प कला जो है वो बहुत ही ज्यादा मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। कौन से इलाकों में ये की जाती है? तो टीक मगध, झाबुआ, श्योपुर, और यहाँ पर श्योपुर धातु के आभूषणों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध ये इलाके हैं। ठीक है, तो ये सारे इलाकों में धातु से आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं और कलाकृतियां बनाने के लिए ये जगह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से टेराकोटा शिल्प कला जो है वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में। तो टेराकोटा ज्यादातर क्ले जो अंग्रेजी में कहा जाता है, मिट्टी से और जो है मिट्टी से बनाए जाते हैं ज्यादातर ये। तो मानव छवियां और बनाई जाती हैं। और बुंदेलखंड के टेराकोटा शिल्प कला जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है बुंदेलखंड में। इसी प्रकार से भेड़ाघाट,
संगमरमर की मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक केंद्र। तो संगमरमर की मूर्तियाँ भेड़ाघाट के इलाके में ज़्यादा मिलती हैं और वहाँ पर बनाई जाती हैं। इसी प्रकार से लकड़ा का शिल्प, तो लकड़ी का इस्तेमाल करके जो शिल्प बनाए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। इसका जो है खिलौने और सजावटी सामान वगैरह बनाए जाते हैं लकड़ी से। इसी प्रकार से मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, श्योपुर और रीवा इलाकों में ये शिल्प कला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लोहा, लाख, धातु, टेराकोटा और लकड़ी से जो कलाकृतियां बनाई जाती है वो कहाँ-कहाँ मिलती हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। अगला हम जो देखने जा रहे हैं वो है कपड़ा से बनाए गए जो कलाकृतियां हैं या फिर कपड़े पर जो बनाया जाता है जो डिजाइनें हैं उनके अलग-अलग प्रकार हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में बाटिक प्रिंटिंग की जाती है। तो बाटिक का नाम आपने पहले भी सुना होगा अगर आप काफी साल से पढ़ रहे हैं। तो बाटिक प्रिंटिंग जो की जाती है, बाटिक में इस्तेमाल होता है मोम का। तो मोम के इस्तेमाल से पहले कपड़े के ऊपर डिजाइनें बना ली जाती हैं मोम से। तो जब मोम से डिजाइनें बना ली जाती हैं तो उन पर आप ये देखेंगे कि इस कपड़े को लेकर रंग में डुबो दिया जाता है। तो रंग में जब ये डुबो दिया जाता है, ठंडे रंग में डुबो दिया जाता है और ये गर्म मोम होती है, तो इसको जब रंग में डुबो दिया जाता है उसके बाद जब इसे निकालते हैं तो जहां-जहां मोम लगी हो वहां पर आपको अलग ही तरह का रंग जो है वो दिखेगा और बाकी कपड़ा एक रंग में रंग जाएगा। जो इसका रंग है उससे ये रंग जाएगा और मोम जहां-जहां है वो थोड़ा अलग सा दिखेगा। जैसे कि अगर जब कपड़ा रहता है वो जब गीला हो जाता है तब आप देखते हैं कि रंग थोड़ा अलग सा हो जाता है। तो इस प्रकार से मोम जब लगा के ये किया जाता है तो हमेशा के लिए उस कपड़े पर एक अलग सा रंग जो है वो चढ़ जाता है। तो इसे बाटिक प्रिंटिंग कहा जाता है। और मोम से जो है मोम का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इंदौर और ये जो है भैरवगढ़ में ये किया जाता है। वहां पर साड़ी, चादर वगैरह पर बाटिक प्रिंटिंग की जाती है। इसी प्रकार से ब्लॉक प्रिंटिंग भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग चेपा या चीपी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इनके कारीगरों को रंगरेज कहा जाता है। और धार जिले में ये ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगी, जहाँ पर बाघ मुद्रण कार्यों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इलाका है। और यहाँ हम ये भी देखेंगे कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, तो हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग जो की जाती है, तो मशीन से हो सकता है पर हाथ से भी ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। तो वो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इलाका जहाँ पर आपको हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग देखने को मिलेगा वो है उज्जैन। और उज्जैन के पास बेरूगढ़, रजाई, साड़ी और दुपट्टे, चादर, चटाई वगैरह यहाँ पर बेरूगढ़ इलाके में हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग से बनाकर उज्जैन का जो पूरा इलाका है वहां पर आपको देखने को मिलता है ये। तो बाटिक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में हमने देखा। इसी प्रकार से नंदना प्रिंटिंग ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में। और ये नंदना प्रिंटिंग जो है वो तारापुर और उम्मेदपुर गांव में ये देखने को मिलेगा। नंदना प्रिंटिंग जो है वहां पर देखने को मिलेगी। पारंपरिक जो है रूप से जो रंग हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और ये रंग ज्यादातर तेज रंग होते हैं, ठीक है, गाढ़े रंग होते हैं। और ये नंदना प्रिंटिंग जो है ये तारापुर और उम्मेदपुरा के जो गांव है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जरी का काम ये भी कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में होता है और सुनहरे रंग के धागे का ज्यादातर कई बार इस्तेमाल किया जाता है कई सारे जगहों में जो जरी का काम किया जाता है उसके लिए। भोपाल इसका प्रमुख केंद्र है और
मुगल काल से यहाँ पर ये जरी का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार से बुनाई जो कला है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में। चंदेरी साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये चंदेरी साड़ी रेशम से बनाई जाती है और चंदेरी में ये निर्मित है, इस वजह से इसका नाम चंदेरी साड़ी रखा गया है। तो ये एक अलग ही तरह की साड़ी है जो चंदेरी में इसका पूरा निर्मित है, जहाँ से ये बनाई जाती है और रेशम से बनाई जाती है ये साड़ी। ठीक है, इसी प्रकार से महेश्वरी साड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कला है मध्य प्रदेश की। ये महेश्वर के पारंपरिक बुनकरों द्वारा बनाया जाता है। सूती या रेशमी धागे का इस्तेमाल किया जाता है इसमें और इसकी स्थापना का श्रेय हम रानी अहिल्याबाई को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नंदना प्रिंट कहाँ-कहाँ देखा जाता है। इसी प्रकार से जरी का काम कहाँ-कहाँ देखा जाता है, कहाँ-कहाँ बनाया जाता है। बुनाई जो कला है वो कहाँ-कहाँ आपको देखने को मिलेंगी। चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कला के उदाहरण है यहाँ पर। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की प्रमुख मूर्तियों की अगर हम बात करें, तो हमने कलाकृतियों के बारे में बात कर ली है, तो प्रमुख मूर्तियों की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर आपको काफी सारे प्रमुख मूर्तियां जो है वो मिलेंगी। मंदिर की मूर्तियां सबसे पहले उस पर हम चर्चा करेंगे कि मंदिरों में मूर्तियां अलग-अलग मंदिरों में मूर्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहला है खजुराहो मंदिर की मूर्तियां। तो खजुराहो मंदिर ना कि सिर्फ मध्य प्रदेश में या भारत में, पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस वजह से इसको यूनेस्को की मान्यता भी मिली हुई है। छतरपुर जिले में ये पड़ता है, खजुराहो मंदिर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप याद रखें दो धर्मों से संबंधित यहाँ पर मूर्ति और कलाकृतियां देखने को मिलेंगी, जो कि हिंदू और जैन यहाँ पर मूर्तियां और मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन से धर्म है वो याद रखना जरूरी है। और नागर शैली की मूर्ति कला जो शैली है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो जिस प्रकार से जो मंदिर की शैली के बारे में, मंदिरों को बनाने की शैली के बारे में हम जानते हैं, तो सबसे ये जो है 3 प्रकार के हैं ये शैलियाँ। तो जो उत्तर भारत में बनाया जाता है वो नागर शैली उसे कहा जाता है। इसके विशेष जो हैं अलग-अलग इसकी विशेषताएँ हैं। इसी प्रकार से दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको द्राविड़ शैली जो है वो देखने को मिलेंगे। द्राविड़ शैली में ये सारे जो मंदिर है वो बनाए जाते हैं और मध्य भारत में ज़्यादातर वेसर जो है वेसरा कहते हैं अंग्रेजी में, तो वेसर शैली से बनाई गए मंदिर जो है वो देखने को मिलेंगे कर्नाटक वगैरह इलाकों में। ठीक है, तो इनके अलग-अलग विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं में से एक की अगर हम बात करें, तो जैसे द्राविड़ शैली है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि मंदिर जो है ये बहुत ही ज़्यादा कलाकृतियाँ मंदिर में लगी हुई हैं। साथ ही साथ इस मंदिर के इर्द-गिर्द जो है एक पूरा यहाँ पर जो है एक दीवार जैसा बनाया जाएगा और इसके अंदर जाने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा द्वार बनाया जाएगा जिसे गोपुरम कहा जाता है। तो ये एक उदाहरण है जिस प्रकार से अलग-अलग शैलियों में मंदिर बनते हैं, उनकी विशेषताएं अलग-अलग हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम देखें, तो जैसे नागर शैली है उसमें जो मंदिर बनता है, तो उसके ऊपर का जो ये इलाका है, ऊपर का जो ये पूरा बनता है मंदिर के ऊपर, तो ये जो है इसे शिखर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये शिखर नागर शैली में त्रिकोण जैसा बनाया जाता है और अगर हम द्राविड़ शैली की बात करें,
तो यहाँ पर ये ज़्यादातर इस प्रकार से इसे पिरामिड कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाया जाता है और इसे विमाना कहते हैं, शिखरा नहीं कहते, विमाना कहते हैं। और इस प्रकार के कई सारे जो है इन सभी शैलियों के बीच में अंतर है, और वेसर शैली इन दोनों शैलियों के कुछ प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनको मिलाकर बनाया हुआ एक शैली को वेसर शैली कहा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग शैलियां हैं। और खजुराहो के मंदिर अगर आप देखेंगे तो नागर शैली के हिसाब से बने हुए हैं, जो कि उत्तर भारत में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और यहाँ की मूर्तियों की अगर हम बात करें तो कामुक मूर्तियां हैं ज्यादातर यहाँ पर। और यहाँ प्रसिद्ध जो मंदिर है उनकी अगर हम बात करें तो कंद्रीय महादेव मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर, जो कि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से 1050 ईस्वी के समय में बनाया गया था। इसी प्रकार से जो ये मंदिर है उसके गर्भगृह यानी कि सबसे बीच के इलाके में आपको जो है अंदर एक शिव की प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगमरमर का लिंग वहां पर मिलेगा। तो यहाँ पर गर्भगृह में संगमरमर का लिंग बनाया हुआ है कंद्रीय महादेव मंदिर में। इसी प्रकार से चतुर्भुज मंदिर जो है ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये मंदिर का नाम चतुर्भुज यानी कि 4 हाथों वाली मूर्ति यहाँ पर भगवान विष्णु की बनी हुई है, जो भगवान राम को दर्शाती है, इस प्रकार से कहा जाता है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से पशुपतिनाथ मंदिर, तो नाम से ही पता चल गया होगा कि ये एक शिव मंदिर है। यहाँ पर पशुपतिनाथ विराजते हैं और ये तो समझ में ही आ रहा है कि ये एक हिंदू मंदिर है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की प्रमुख अन्य मूर्तियों की अगर हम बात करें तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये ज्योतिर्लिंग आपको उज्जैन में मिलेगा। तो ये एक शिवलिंग है जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये यहाँ पर है। विष्णु मंदिर देवगढ़ में, और ये विष्णु मंदिर में विष्णु जी की मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी प्रमुख यहाँ पर। इसी प्रकार से अन्नपूर्णा मंदिर, तो काफी महत्वपूर्ण ये मंदिर है। अन्नपूर्णा जैसा कि हम जानते हैं वो अन्न की देवी होती हैं, और अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर में ये बना हुआ है, इंदौर जिले में स्थित है और काफी प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल ये माना जाता है। तो अन्य मूर्तियों की अगर हम बात करें तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, विष्णु मंदिर देवगढ़ में विष्णु जी की मूर्ति, और अन्नपूर्णा मंदिर जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से ओंकारेश्वर मंदिर महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक माना जाता है, ठीक है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इसे माना जाता है। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख मूर्तियों की अगर हम बात करें तो 64 योगिनी मंदिर, तो 64 योगिनी मंदिर इसका नाम कई बार जो लोग हैं उन्होंने सुना होगा। काफी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। ये जबलपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मंदिर ये 64 योगिनी मंदिर है, और यहाँ पर गोलकी मठ के नाम से इसे जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, इस प्रकार से कहा जाता है। और कलचुरी वंश के जो शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण मंदिर जो भोपाल में स्थित है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। और ग्वालियर का मंदिर, तेली का मंदिर, सास बहु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और सूर्य मंदिर ग्वालियर के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से हैं। इसी प्रकार से सूर्य मंदिर जो है वो भगवान सूर्य की बहुत ही बड़ी भव्य मूर्ति यहाँ पर है। और मंदिर के अंदर शानदार
जो निर्माण किया गया है वो देखने लायक है। तो जैसा कि हमने देखा प्रमुख मंदिरों के बारे में हमने देखा, ओंकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का मंदिर जो है इसे माना जाता है। 64 योगिनी मंदिर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मंदिर है, 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था और इसे गोलकी मठ के नाम से जाना जाता है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर भोपाल में स्थित है, जहाँ पर जो है 12वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। अगला जो हम देखेंगे वो है स्तूप कला। तो स्तूप बनाए जाते थे बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके द्वारा। सांची का स्तूप इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे प्रसिद्ध सांची का स्तूप है और ये सबसे पुराना पत्थर के स्मारकों में से एक सांची का स्तूप माना जाता है। ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर द्वारा इसे प्रलोकित किया गया था और अशोक की पत्नी जो है रानी देवी, उनके द्वारा इस स्मारक का निर्माण का देखरेख किया जाता था और मूल रूप से ये स्मारक अशोक जो राजा थे उनके द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। तो ये बहुत ही पुरानी जो स्तूप है इस वजह से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर 4 सजावटी द्वार हैं जिन्हें तोरण कहा जाता है, तोरणा कहा जाता है और कटघरा इसका जो है बीच का जगह जो है वो बनाया गया था। सबसे बीच में यहाँ पर आपको बुद्ध जी के कुछ जो है उनकी चीजें कुछ मिलेंगी, वहां पर अवशेष जो है कहा जाता है वहां पर है और ये सिर्फ इस प्रकार से बना हुआ था, पर इसके बाहर प्रदक्षिणा पथ वगैरह जो है आगे जाकर शुंग काल के समय में बनाया गया था। तो ये पूरी तरह से उस समय नहीं बना था और बाहर का ये प्रदक्षिणा पथ, तोरण, ये सब बाद में शुंग काल में बनाया गया था। शुंग जो राजा थे उनके राजपाट के समय में बनाया गया था। और बरहुत स्तूप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि सतना जिले में देखने को मिलेगा और बौद्ध स्तूप ये है और 3री शताब्दी में इसे बनाया गया था। शुंग काल के दौरान इसे भी बनाया गया था और इसके भी आप देखेंगे कि बीच में बहुत ही अच्छा सा जो है और इसके आसपास पूरा ये प्रदक्षिणा पथ और जो तोरण है ये भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। सांची के सम्मान यहाँ पर पूरा निर्माण किया गया है और शुंगों के शासन के दौरान इसका निर्माण रखा गया था जिस प्रकार से हमने देखा। तो यह है भरूच स्तूप। इसी प्रकार से स्तूप जो कला है उसके बारे में और देखें तो हम ये कह सकते हैं कि स्वस्तिक आकार स्तूप ये भी काफी अलग तरह का है, जहां पर ये सिंगरौली में मिला था और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वहां पर खोज किया गया था इसका। सिंगरौली में ये स्वस्तिक आकार में जो स्तूप है वो सिंगरौली के जंगलों में वहां पर मिला था। ठीक है, इसी प्रकार से उदयगिरी गुफाएं जो हैं ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। इन गुफाओं की एक पूरी श्रृंखला है और इनमें अलग अलग जो छोटी छोटी गुफाएं हैं, बड़ी गुफाएं हैं, इन सभी में अलग अलग चीजें बनी हुई हैं और शास्त्रीय गुप्त जो समय के कलाएं हैं वो दर्शाती हैं ये और 20 यहाँ पर रॉक कट गुफाएं हैं। ठीक है, तो पत्थरों को की नक्काशी करते हुए पत्थरों को काट कर ये गुफाएं बनाई गई हैं। तो इस प्रकार के 20 गुफाएं हैं। कुछ गुफाओं के जो कलाकृतियां हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो गुफा नंबर 4 ये बीना गुफा का नाम इसे दिया गया है। यहाँ पर एक प्रभावशाली शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से गुफा नंबर 5 यहाँ पर विष्णु अपने वराह यानी कि सुअर के रूप में, सुअर के अवतार में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और गुफा नंबर 6 की अगर हम बात करें तो नदी देवी और चित्रों के साथ
नक्काशीदार एक द्वार वहां पर बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से गुफा नंबर 13 में जो शेष शाही विष्णु हैं वो उनकी जो मूर्ति है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। चट्टान की कटाई कर कर इसे बनाया गया है। गंगा और यमुना के जो है यहाँ पर इनके लिए गुफा नंबर 19 में उल्लेखनीय रूप से इनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। और यहीं पर भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक जगह है। यहाँ पर 700 के आसपास आश्रय कहा जाता है देखी गई हैं। और सबसे बड़े भंडार ये जो है यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ गुफाएं जो मिली हैं और स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पर हैं, पेंटिंग वगैरह है, रॉक पेंटिंग इसे कहा जाता है, पत्थर पर जो पेंटिंग है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ का। और शैल चित्र जिसे हम कह सकते हैं, तो शैल चित्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और कलाकृतियां भी यहाँ पर मिली हैं। तो इन शैल चित्र जो भीमबेटका में है इनकी एक विशेषता है, ये शैल चित्र कुछ जगहों पर भीमबेटका में ऐसे मिले हैं जो कि एक के ऊपर एक बनाए गए हों। तो वो देख के पता चल रहा है कि एक के ऊपर एक बनाए गए हैं। तो इससे इनका महत्व जो है वो पता चलता है। जैसे कि आप एक जगह में पूजा जैसे अगर आप करते हैं, जैसे मंदिर का एक जैसे कोना हो, वहां पर कुछ चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, तो इन चित्रों को मिटाकर फिर से जब बनाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि मिटाकर बार बार जो बनाया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पूजा जैसा किया जाता था। और ये इस चीज के जो विशेषता है वो भी दर्शाता है। और हाल ही में भीमबेटका में बहुत ही प्राचीन युग के एक जानवर, सबसे पहले जानवर का जो एक अवशेष वहां पर मिला था जिसे डिकिंसोनिया कहा जाता है, तो इस जानवर का अवशेष मिला था। तो इस प्रकार से भीमबेटका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है इलाका है। तो यहाँ पर डिकिंसोनिया नाम का जो है ये जानवर, सबसे पुराना जानवर इसे जो है कहा जा सकता है, वो यहाँ पर मिला था हाल ही में। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं ये भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। बाघ केव्स जो है वो यहाँ पर 9 रॉक कट स्मारक है। और यहाँ पर विंध्य के दक्षिण ढलानों में आपको ये गुफाएं देखने को मिलेंगी। और भित्ति चित्र यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कि मुर्राल, यानी कि ये जो चित्र हैं वो दीवारों पर और जो छत है उस पर बनाए जाते हैं। और ये जो चित्र है ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इन गुफाओं की प्रसिद्धता को बढ़ाते हैं। बौद्ध जो धर्म के लोग हैं उनके द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता था। और ज्यादातर ये विहार हैं, जो बौद्ध धर्म के जो मॉन्क होते हैं वो सब यहाँ पर रहते हैं, तो विहार इन्हें कहा जाता है। और सातवाहन जो वंश हैं उनके समय में इनका निर्माण किया गया था। और मध्य प्रदेश के जो धार्मिक और पर्यटन स्थलों की बात करें तो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है वो है अमरकंटक। अमरकंटक को तीर्थराज कहा जाता है। सभी तीर्थ स्थानों के राजा के रूप में इसे माना जाता है। और अनूपपुर जो जिला है वहां पर ये अमरकंटक स्थित है। नर्मदा उद्गम, और यहाँ पर ज्वालाशर जो मंदिर है, कपिल धारा जल प्रपात, इसी प्रकार से अचनकमर और वन्य जीवों का जो अभयारण्य है, इसी प्रकार से त्रिमुखी मंदिर, इन सभी के लिए अमरकंटक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से बवांगजा ये जो जगह है ये जैन धार्मिक स्थल है। और भगवान त्रिशभ जो देव हैं इनका यहाँ पर इनको जो है आप इनकी एक मूर्ति यहाँ पर आपको देखने को
मिलेगी, ऊंची प्रतिमा। इसी प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी महापाषाण प्रतिमा ये जो है इसे कहा जा सकता है। इसी प्रकार से भोजपुर ये भी बहुत ही प्रसिद्ध इलाका है जहां पर ये रायसेन जिले में है और शिव मंदिर यानी कि महेश्वर मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है और इसे मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। और जैन मंदिर की गुफा, राजा भोज का शाही महल, ये सब यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कई चीजों के बारे में देखा और भी प्रमुख कलाएं और प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है उनके बारे में हम अगले सेशन में देखेंगे। तो पिछले सेशन के ये अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुंदेल विद्रोह का मुख्य कारण था? तो भू राजस्व इसका जवाब है। और पिछले सेशन में हमने ये भी देखा था कि विद्रोह के स्थान और जो जिन्होंने विद्रोह किया था उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन से सही तरीके से मेल किए गए हैं वो देखना है। तो सही तरीके से मेल नहीं किए गए वो देखना है। तो यहाँ पर शेख रमजान रायपुर ये गलत था। तो इस सेशन के आपके प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन किसे हम जो है दुनिया की सबसे बड़ी महापाषाण प्रतिमा कहते हैं? कहाँ पर आपको दुनिया की सबसे बड़ी महापाषाण प्रतिमा मिलेगी? बवांगजा, भोजपुर, भीमबेटका और इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है? मुजेश्वर मंदिर और ज्वलेश्वर मंदिर, 64 योजनी मंदिर और भोपाल का लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो इनमें से जो भी आपको सही लगता है वो आप मार्क करें, अगले सेशन में हम देखेंगे इसका जवाब। धन्यवाद, शुभकामनाएं। अगर आपको और भी कोई चीज पूछनी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।